नमस्कार दोस्तों, मिशन एडमिशन में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। आज से हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रूबरू द इंटरव्यू। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रत्येक सप्ताह आपसे एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएं जिसने अपने क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वे सूत्र अर्थात राज हैं जिनके माध्यम से सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है, और साथ ही जानेंगे यहां तक पहुंचने में आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही कौन कौन सी वे पुस्तकें थी जिनको पढ़कर आपने यह मुकाम हासिल किया, और वह रणनीति भी जिसको जानकर और समझकर एक प्रतिभागी अपने भविष्य की योजनाएं बना सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, मिशन एडमिशन का उद्देश्य सिर्फ किसी भी चीज की जानकारी नहीं देना है और ना ही एडमिशन से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करना है, अपितु एक अभ्यर्थी कैसे सफलता हासिल कर सकता है और अपनी मंजिल को पा सकता है, यह भी बताना मिशन एडमिशन का उद्देश्य रहा है। तो आज हमारे इस पहले कार्यक्रम की मेहमान हैं ज्योति चौहान, जिन्होंने हिंदी में नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है। तो आज हम रूबरू हो रहे हैं ज्योति जी से, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वे सूत्र हैं और वे राज हैं जिन्होंने इनको सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। ज्योति जी, सबसे पहले आपका जी, मिशन एडमिशन में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और बिना किसी औपचारिकता के सीधे सीधे हम सवालों पर आते हैं, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप वो जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, जो आपका इंट्रोडक्शन मुझे मिला है, उससे पता चला है कि आप मूलतः उत्तराखंड की निवासी हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपके मन में कब और कैसे आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर के एडमिशन लिया जाए, वहाँ पे पढ़ाई किया जाए, और फिर कैसे आप नेट जेआरएफ की तरफ आई और कैसे प्रोफेसर बनने का सपना आपके मन में आया? सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये निर्णय मेरा नहीं था कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर दिल्ली में जाकर पढ़ाई करनी है। ये निर्णय मेरी बड़ी दीदी का था, जो स्वयं अध्यापिका है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रति जो आकर्षण था, वो इसका एक कारण यह भी था कि मैं जिस जगह से हूँ वो एक बहुत छोटी सी जगह है, जहाँ पर संसाधनों का काफी अभाव है। हमें यहाँ से अगर कॉलेज तक जाना है तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसमें से कि आधे घंटे आपको कम से कम पैदल चलना है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक आकर्षण ये भी था कि वहाँ पर कई सारे अलग-अलग पूरे देश दुनिया से बच्चे आते हैं, और एक एक्सपोज़र जो मिलता है दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसका जो विशेष महत्व है, जो अपने देश और दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। तो इस कारण से मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का एक मेरा रुझान था। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको किस तरह की परेशानियां, जब आप दिल्ली यहाँ आए तो सबसे पहले आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या दिक्कतें थी कि यहाँ से आप उत्तराखंड से यहाँ आकर सेटल हुई, और कैसे कैसे आपको अ, महसूस हुआ? सर, जैसे कि मैंने बताया, मैंने जीसस एंड मैरी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। तो एक छोटी सी जगह से आकर एक महानगर में रुकना, रहना और सरवाइव करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। आपको संयमित रहना और अनुशासनबद्ध रहना, भटकाव की तरफ नहीं जाना, और बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं कि पढ़ाई को लेकर के आपको इस तरह की किताबें पढ़नी है, या फिर आपको ये नोट्स खरीद लीजिए, इस तरह से पढ़ाई करनी है। बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है, उनमें से किसी एक का चयन करना, किसी एक सटीक चयन करना किसी भी चीज का, किसी भी रिसोर्सेज का, तो चुनौती थी मेरे लिए। इसके साथ-साथ एकाकीपन, अकेलापन जो व्यक्तिगत रूप से हर एक विद्यार्थी को झेलना पड़ता है बाहर से आने के बाद, वो भी अपने आप में एक चुनौती। जी जी जी। इस एकाकीपन और अकेलेपन के बीच ने भी आपने एक रास्ता चुना,
और नेट और जेआरएफ जैसे ऑल ओवर इंडिया की जो परीक्षा होती है किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए, उसमें आपने टॉप किया। सबसे जी, पहले इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपके मन बिल्कुल। में कब आया कि नेट और जेआरएफ की ये परीक्षा दी जाए और कैसे इसकी तैयारी की आपने? सर मेरे मन में मास्टर्स के दौरान ये आया कि मुझे नेट और जेआरएफ की परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वैसे पत्रकारिता की तरफ था और मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की जो परीक्षा होती है, वो भी मैंने पास की थी। लेकिन एक ऐसा समय था जब मुझे एक निर्णय लेना था कि मुझे पत्रकारिता की तरफ जाना है या फिर अकादमिक जगत में अपना करियर बनाना है। तो उस वक़्त में मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अकादमिक जगत में अपना करियर बनाना है, क्योंकि वहाँ पर जो सीखने का दायरा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो जैसे कि उसमें शोध करना होता है, पीएचडी कर रहे हैं आप, तो मेरा एक मानना है कि एक नाम आपको जन्म से मिलता है और दूसरा नाम आप पीएचडी जी, जब जी। आप करते हैं, पीएचडी में एनरोल होते हैं, कर्म से अपने नाम के सामने डॉक्टर नाम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा रुझान अकादमिक जगत में और प्रोफ़ेसर बनने की तरफ गया। इसके साथ-साथ जब आप युवा हैं, तो युवा होते हुए आपको एक युवाओं को पढ़ाने का अवसर मिलता है। तो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं, जब ग्रेजुएशन में होते हैं, उनके साथ रूबरू होना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। उन्हें कई तरह से आप सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आप सिर्फ़ विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होते हैं, आप एक नागरिक तैयार कर रहे होते हैं। तो बहुत बढ़िया। इसलिए भी मेरा इस तरफ रुझान हुआ। बहुत बढ़िया ज्योति। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा और हमारे अभ्यर्थी या जो हमारे दर्शक यहाँ सुन रहे हैं उनके मन में भी इच्छा होगी, जागृत हो रही होगी, जो जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपने कैसे तैयारी की और किन-किन पुस्तकों का सहारा लिया इस मंजिल तक पहुँचने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और अब ये ऑनलाइन मोड में होता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जो किताब पढ़ी, उसमें जीएस का पेपर होता है, उसमें शिक्षण अभिवृत्ति होती है, शोध अभिवृत्ति है, रीज़निंग है, पर्यावरण है, हायर एजुकेशन, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो फर्स्ट पेपर में आते हैं और ये 50 न न क्वेश्चन्स होते हैं इसमें, 100 नंबर का होता है। तो इसके लिए मैंने जो किताब प्रेफ़र करी थी, वो पहले तो मैं प्रतियोगिता साहित्य की पढ़ती थी, लेकिन प्रतियोगिता साहित्य से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने केवीएस मदान की एक किताब आती है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पर्याप्त किताब है। इसे आप सिर्फ़ पेपर के पर्पज़ से नहीं पढ़िए, बल्कि जानकारी आपको हासिल करनी है। इस पर्पज़ से पढ़ेंगे तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी भी ये आप कोई भी रीज़निंग परीक्षा के दे लिए रहे हैं, केवीएस तो आप मदान की किताब रीज़निंग के लिए है? सर ये फर्स्ट पेपर के लिए है केवीएस जी, मदान की किताब। जी, तो इसमें फर्स्ट पेपर की भी यूनिट्स हैं वो सारी इसमें समग्र रूप से इसमें आ जाती हैं। जी, जी। तो केवीएस मदान की मैंने इसके लिए पढ़ी। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। प्रतियोगिता साहित्य की भी जो जैसे नंबर सीरीज़ है या फिर वर्ड सीरीज़ है, वो आप इसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा डीआई होती है, उसके लिए भी आप डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हुँ, जिसमें जो सवाल आते हैं वो निकालना या फिर प्रतिशत निकालना, बहुत भारी भरकम सवाल उसमें मैथ्स के नहीं आते हैं। अगर आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज है मैथ्स की, तो आप आराम से वो सवाल कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये डीआई के जो प्रश्न आते हैं, इसमें 5 प्रश्न आते हैं। तो आप अगर उसी टाइम आप उसका उत्तर निकाल लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपके जो प्रश्न हैं, वो सही हैं। तो आपको 10 नंबर मिल जाते हैं उसी टाइम, आप उसके लिए श्योर होते हैं। इसके साथ-साथ इसमें 5 प्रश्न और आते हैं, एक पैसेज होता है, उसमें से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। तो उसके भी उत्तर आपको समझ में आ जाते हैं और आप उसके लिए भी श्योर हो जाते हैं। रीज़निंग के लिए मैं कहूँगी कि आप केवीएस मदान से भी आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर आप कम से कम 10 ईयर्स तो देखें, 10 ईयर्स नहीं देख सकते हैं तो कम से कम 5 ईयर्स आपको ज़रूर देख लेने चाहिए। पर्यावरण एक पोर्शन है इसमें, तो पर्यावरण जो है उसके लिए मेरी आदत थी कि मैं क्रॉनिकल मैगज़ीन पढ़ा करती थी। उसमें से जैसे जलवायु सम्मेलन कहीं हुआ है, तो उससे संबंधित जो करंट में चल रहे हैं, तो करंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मुझे क्रॉनिकल मैगज़ीन से उसमें मुझे सहायता मिली है और इसके साथ-साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, तो उससे भी मुझे सहायता मिली है। लेकिन आप केवीएस मदान पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेटेड मिली है। तो जैसे सोलर अलायंस का जो अभी गुड़गाँव में लगा है, जी। उसके लिए भी वो भी उसमें है, तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। हायर एजुकेशन का मैं कहूँगी कि हायर एजुकेशन भी एक यूनिट है इसमें। तो हायर एजुकेशन के लिए जितने भी शिक्षा आयोग बने हैं, आप उनके
क्रमवार आप एक बार उसे पढ़ लेना चाहिए हमें, क्योंकि कई बार क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। इसके साथ-साथ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जो रैंकिंग मिलती है, हर साल जो रैंकिंग मिलती है, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉलेज को फर्स्ट रैंक मिली है या कौन से यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिली है। तो इनसे रिलेट करके थोड़ा-सा हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ आईसीटी एक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक चीजें इसमें ज्यादा आती है, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे शिक्षण अभिवृत्ति है, शिक्षण अभिवृत्ति में हमें एक काम करना चाहिए, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस वक्त हमें स्टूडेंट की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षक उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा ये सोचकर हमें प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, तो हमारे आसानी से हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेपर की बात है। जी जी। साथ साथ फिर सेकंड पेपर में भी 10 यूनिट्स लगी हुई हैं, जिसमें भाषा है, उपन्यास है, साहित्य का इतिहास है और कहानी है, निबंध है, इस तरह की यूनिट्स लगी हैं। तो जैसे कहानी है, उपन्यास है या निबंध है, तो इनके लिए मैं कहूंगी कि हमें टेक्स्ट जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे उपन्यास है, तो उपन्यास उसमें बहुत सारा जो सिलेबस है वो मास्टर्स का ही सिलेबस है, कोई अलग से सिलेबस नहीं है, या फिर हमने उसे ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं पढ़ा है, ऐसा कोई भी चीज नहीं उसमें दिखेगी हमें कि हमारी आंखों के नीचे से निकल गई है। हमने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में उस चीज को जरूर पढ़ा जाएगा, तो हमें वो पढ़ लेना चाहिए। जैसे गोदान, मैला आंचल है, यही सारी चीजें सिलेबस में लगी है और यही सारी चीजें हमें इस यूजीसी नेट के सिलेबस में भी देखने को मिलती है। तो मैं कहूंगी कि उपन्यास है या फिर कहानी है, तो इन्हें हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए एक एक बार। और जैसे एक है उसमें झूठा सच उपन्यास है, वो 1100-1200 पेज का उपन्यास है, तो ऐसी चीजों से हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाता है, प्रश्न 1 या 2 आते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है के उपन्यास के और निबंध के पढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें शुक्ल जी को जरूर पढ़ना चाहिए। शुक्ल जी का जो है, रामचंद्र शुक्ल जी का, वो तो हिंदी साहित्य के स्तंभ है, तो हमें उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। और उससे, क्योंकि कथन और कारण, स्थापना और तर्क के 10 प्रश्न आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें शुक्ल जी देखने को मिलते हैं। या फिर निबंध जो है, निबंध से हमें स्थापना और तर्क के जो सवाल हैं वो हमें शुक्ल जी से या निबंध से देखने को मिलते हैं। और उसमें भी एक अपठित गद्यांश आता है, उसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, तो इन सब चीजों की हमें तैयारी करनी चाहिए। अपठित गद्यांश के लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगी कि हमें गद्यांश पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले प्रश्नों पर ध्यान जाना चाहिए। हमें सबसे पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए, उसके बाद हमें गद्यांश को पढ़ना चाहिए, और गद्यांश पढ़ने के बाद फिर वापस प्रश्न पर आना चाहिए। और पहला प्रश्न जो होता है उसका आंसर हमें कहीं ना कहीं 1 या 2 लाइन में, शुरुआत की 1-2 लाइन में मिल जाता है। तो यही कहूंगी कि पहले आप गद्यांश पर नहीं जाइए, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए और प्रश्न के बाद फिर गद्यांश को पढ़िए। कम से कम आप 2 बार गद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको 5 प्रश्न आप आराम से उसका करने में सक्षम हो जाते हैं। जी जी। साहित्य के लिए भी जो मैंने किताब पढ़ी है, वो एक तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की आती है, हिंदी साहित्य का तथ्यात्मक इतिहास, वो काफी अच्छी किताब है, उसी को मैंने एक पढ़ा है। और रामचंद्र शुक्ल की पढ़ी है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा है। इसके साथ साथ एमए के जो मेरे नोट्स थे वो मैंने बहुत ज्यादा पढ़े हैं, और मैंने दृष्टि आईएएस के भी नोट्स से पढ़ाई की है। तो यही 4 प्रमुख आपने नाम बताया, ये गोविंद पांडे जी का, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दृष्टि आईएएस का, और मदान साहब का रीजनिंग के लिए। इसके अलावा और कोई किताबें यदि आपकी नज़र में हैं, जैसे उपन्यास को समझना है, कहानियों को समझना है, कविता का कुछ पोर्शन लगा होगा, तो इसको पढ़ने के लिए कुछ किताबें आप रिकमेंड करना चाहेंगी जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हों? कुछ स्पेसिफिक किताबों के नाम, और क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको जानकारी मिल जाए तो और बेहतर होगा। जैसे मैंने तो एमए के नोट्स अपने ज्यादा प्रेफर करे थे। अगर आपने एमए अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए इस चीज के लिए। तो जैसे रामविलास शर्मा की कई सारी आध्यात्मिक किताबें हैं, जैसे इसमें अस्तित्ववाद है, या फिर गांधी या दर्शन है, अम्बेडकर दर्शन है, तो आप कुछ चीजें तो आप नेट से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अस्तित्ववाद के बारे में बात करनी है तो उसमें आप रामविलास शर्मा की किताब पढ़ सकते हैं अस्तित्ववाद को लेकर। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए सत्यदेव चौधरी की जो किताब आती है आप वो पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने मास्टर्स में पढ़ी हैं, तो आपको बस रिवाइज करना होता है, आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा और अपना दायरा बढ़ाकर उसे थोड़ा सा रिवाइज करिए।
तो आपको क्या लगता है यदि कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है नेट जेआरएफ की तो कितने घंटे पढ़ेगा और कितने महीने पढ़ेगा तो उसका तैयारी हो जाएगी आपके हिसाब से? सर महीने तो मैं कहूँगी कि इसमें 4 से 5 महीने पर्याप्त होते हैं, लेकिन घंटे का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी, मैं क्वांटिटी टाइम में विश्वास नहीं रखती, मैं क्वालिटी टाइम में विश्वास रखती हूँ। तो मैं हर दिन का टारगेट सेट कर लिया करती थी कि मुझे आज ये चीज़ें खत्म करनी है। तो उसमें चाहे मुझे 4 घंटे में वो चीज़ खत्म हो रही है या 6 घंटे में हो रही है या पूरा दिन लग रहा है। तो वैसे तो इसमें 4 से 5 घंटे पर्याप्त होते हैं, लेकिन आप 4, 5, 6 घंटे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए उस चीज़ को, क्वालिटी टाइम दीजिए उस चीज़ के लिए। तो कोई विशेष टिप्स यदि आप देना चाहें छात्रों को जिससे वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका निकल जाए जल्दी से, क्योंकि कई बार होता है कि वो संघर्ष कर रहे होते हैं, एक बार बैठते हैं नहीं होता, 2 बार नहीं बैठते नहीं होता, फिर वो तीसरी चौथी बार जाते-जाते निराश होने लगते हैं। कुछ स्पेशल आपने जो समझा हो, मुझे लगता है एग्ज़ाम जो है मैनेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा चीज़ होती है, बशर्ते कि किसी चीज़ को रटने का, इस जी, तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं। जैसे आपने कथन और कथ्य वाला चीज़ बताया तो ये अंडरस्टैंडिंग समझ वाली चीज़ है। इसको रट करके नहीं समझा जा सकता है। जी। तो कोई टिप्स आपको नज़र में आया हो, कोई अनुभव जो रहा हो कि कैसे इसको तैयारी करें तो जल्दी ठीक रहेगा? सर जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है या फिर थोड़ा-सा सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो बच्चों में एक नकारात्मक भावना आ जाती है कि हमारा नहीं होगा, नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं होगा कहने से अच्छा है कि क्यों नहीं होगा? हमें उस तरफ सोचना चाहिए कि क्यों नहीं होगा। हुँ, तो जैसे मुझे कि नकारात्मक भावना से बचना चाहिए और हमें स्मार्ट वर्क स्टडी करनी चाहिए। जैसे पहले मैं भी प्रतियोगिता साहित्य की जो किताब है, वो पढ़ा करती थी। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके पीछे आपको 50-100 प्रश्न मिलते हैं, तो उस वक़्त हम उस प्रश्न को करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, तो फिर वो उस तरह के प्रश्न नहीं आते। लेकिन जब मैंने मूल टेक्स्ट को पढ़ा, कहानी को लेकर, कविता को लेकर, निबंध को लेकर, तो मुझे इस परीक्षा में सफलता मिली है। तो मैं कहूँगी कि मूल टेक्स्ट को पढ़िए और स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने एमए के नोट्स ज़्यादा रिवाइज़ कर कीजिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ मत इकट्ठा करिए, जितना है आप 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। रिवाइज़ मल्टीपल टाइम करिए, कोडिंग के साथ पढ़िए क्योंकि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो जैसे मैं कोडिंग बनाकर पढ़ा करती थी, जैसे तार सप्तक है, तो तार सप्तक के कवियों को अगर आपको याद करना है क्योंकि उसमें कालक्रम के अनुसार भी प्रश्न दिए जाते हैं, तो ऐसे 10-15 प्रश्न आते हैं जो जिसमें कविताओं का या फिर कवियों का कालक्रम के अनुसार या जन्म के अनुसार आपको क्रम लगाना होता है। तो उसके लिए मैं कोडिंग बना लिया करती थी। जैसे तार सप्तक के कवि हैं, तो जी, तार जी। सप्तक के कवि के लिए मैंने बनाया कि यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, नाम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशगान बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको जल्दी से याद हो जाता है। तो आप कोडिंग बनाकर पढ़िए और चीज़ों को बार-बार पढ़िए, उससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है, एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए और बार-बार पढ़ा जाए तो उससे मुझे लगता है समझ ज़्यादा अच्छी विकसित होती है। अंत में ज्योति आपका कोई बच्चों के लिए संदेश है, छात्रों के लिए जो इस प्रतियोगी परीक्षाएँ में शामिल होने जा रहे हैं? तो मैं जानना चाहूँगा, स्वागत है, आप कुछ कहना चाहें तो? सर मैं कहूँगी कि आप उम्मीद मत रखिए कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, आप विश्वास रखिए कि पास हो जाएगा। आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे क्योंकि मेरे पास जो थी मेरे पास एक ये विश्वास ही था मैं उम्मीद नहीं रखती थी कि मेरा पास ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं सोचती थी विश्वास था कि अगर सब बच्चों का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। बहुत तो मैं कहूँगी कि मंज़िल तो मिल ही जाएगी एक दिन, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही। बहुत तो बढ़िया। आप विश्वास रखिए कि ज़रूर आप क्लियर होगा। जी। बहुत बढ़िया ज्योति, तो ये रही आज हमारे साथ इस पहले कार्यक्रम की अतिथि ज्योति चौहान जिन्होंने 2019 में हिंदी के नेट जेआरएफ की परीक्षा में देश में टॉप किया है। और आपके मन में इससे कोई भी जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं, जिसका मैं कोशिश करूँगा उत्तर ज्योति ही दें तो अच्छा रहेगा, उनको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो सुनते रहिए मिशन एडमिशन और इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का पुनः हम अभिनंदन करते हैं और अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अगले मेहमान के साथ और जानेंगे उनकी सफलता का राज। तो आज बस इतना ही। हाँ, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें
इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अंत में ज्योति जी, आपका हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। आप सभी का दिन अच्छा हो, शुभ हो, सफलता प्रदान करने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। शुभकामनाओं सहित आपका संजय सिंह बघेल। जय हिंद, जय भारत।